हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल नीभा पीसीएस पे। जैसे आप लोगों को पता है कि हम सब मिलकर एनटीपीसी के लिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं। इस सीरीज के क्रम में आज हम लोग सेट नंबर 22 का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले 21 सेटों का एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। आप लोग जानते हैं कि हम इस सेट में जीके, जीएस और करेंट से अपडेट करके सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। यह जो क्वेश्चन है वह 7/4/2021 का है और सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है और यह बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है। यह कि दोस्तों किसी कीमत पे एग्जाम देने से पहले लगाना चाहिए। इससे आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन हूबहू सेम टू सेम एग्जाम में आ जाता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को ₹100 की मासिक पेंशन दिया जाता है। तो यह 3000 रुपये की मासिक पेंशन दिया जाता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है उसकी घोषणा 1 फरवरी 2019 को हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। यह योजना जो है वह असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष के आयु के जो व्यक्ति हैं उन्हें प्रति माह 55 से लेकर 200 रुपये तक जमा करना होता है। जब उनका उम्र 60 वर्ष हो जाता है तब उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन के तौर पर दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी डैश की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो है कोयला की खान के लिए फेमस है। तो इसको भी याद रखिएगा कि कोयला के खान के लिए फेमस है छत्तीसगढ़ का हसदेव घाटी। हसदेव घाटी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। और यह किसके लिए फेमस है? तो कोयला के लिए फेमस है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। भारत में अगर बात करें, भारत जो है वह विश्व में कोयले के उत्पादन में तीसरा स्थान पे है। 1 नंबर पे चीन है, 2 नंबर पे यूएसए है और 3 नंबर पे भारत है। कोयला की स्थिति में अगर बात करें तो फर्स्ट में चीन है आपका, 2 नंबर पे आपका यूएसए है और 3 नंबर पे आपका भारत है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। कोयला को उद्योगों की रोटी तथा काला सोना के नाम से जाना जाता है। कोयला को हम लोग काला सोना भी कहते हैं या इसे उद्योग की रोटी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्योग की रोटी कोयला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? यह कमलादेव चट्टोपाध्याय थे जिन्होंने नमक आंदोलन को सिर्फ पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए महात्मा गांधी को राजी किए थे। यह बोले थे कि इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए। नमक कानून की अगर हम लोग बात करें तो नमक आंदोलन 12 मार्च 1930 को, डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 साथियों के द्वारा 385 किलोमीटर, दूरी भी पूछा जाता है, 385 किलोमीटर 24 दिनों की पैदल यात्रा थी। ये भी पूछा जाता है कितना दिन? तो 24 दिनों की पैदल यात्रा थी और उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचा। डेट याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे और नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन यह 1930 में ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसरो ने फरवरी 2021 में हिंद महासागरीय क्षेत्र की निगरानी हेतु DRDO द्वारा विकसित
डैश नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। तो इस उपग्रह का नाम था सिंधु क्षेत्र। इसका प्रक्षेपण PSLV-C51 से किया गया था। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। PSLV के कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। DRDO की अगर बात करें तो DRDO की जो स्थापना है वह 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है वह बी समीर कामत है। तो इनका नाम याद रखिएगा कि DRDO के अध्यक्ष कौन है, बी समीर कामत। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष बी नारायणन है। उनका नाम याद रखिएगा, बी नारायणन, जो कि 11वें क्रम के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2021 में इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV-C51 द्वारा डैश के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया था। तो यह ब्राजील का था, ब्राजील का अमेजोनिया उपग्रह। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अमेजोनिया उपग्रह किस देश का है, तो यह ब्राजील का है और इसे PSLV-C51 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। यह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। यह जो था अमेजोनिया फर्स्ट, यह अमेजन वन की, अमेजन जो क्षेत्र है उस पर निगरानी करने के लिए ब्राजील ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? तो यह था हैदराबाद के निजाम। यह लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि प्रणाली को शुरू किया गया था। सहायक संधि को हैदराबाद के निजाम 1798 में स्वीकार किया था। ये भी याद रखिएगा कि 1798 में स्वीकार किया था और यह हैदराबाद के निजाम सबसे पहले स्वीकार किया था। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग वैश्विक मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो था उसका नाम था क्रेफर्स्ट। क्रेफर्स्ट विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था जिसे 1976 में विकसित किया गया था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, परम 8000। इसे सीडेक पुणे की कंपनी ने विकसित किया था। इसे 1991 में विकसित किया गया था। भारत का 1991 में और विश्व का 1976 में। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेफर्स्ट था, जबकि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि अगर हम लोग जो भी सेट अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित थे? तो अफ्रीका महाद्वीप के पहले महासचिव जो थे वह बुतरस घाली थे। ये क्वेश्चन सेट नंबर 16 या 17 में भी पूछा गया था। इसीलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस हूबहू एग्जाम में आ जाते हैं। वर्तमान में जो है यूएनओ के जो महासचिव है वह एंटोनियो गुटेरेस है। याद रखिएगा नाम, एंटोनियो गुटेरेस। यह पुर्तगाल के रहने वाले हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश के रहने वाले हैं, तो यह पुर्तगाल के रहने वाले हैं। यूएनओ की बात करें तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसलिए
हम लोग प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? इकाई के मतलब दोस्तों ऐसा यूनिट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा यूनिट वेबर होता है। हंगरी पास्कल जो है वह दाब का एसआई मात्रक है। फैराड विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। हेनरी जो है वह स्वपरेतो की एसआई मात्रक है। कुछ एसआई मात्रक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, कार का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ध्वनि का एसआई मात्रक डेसिबल होता है, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ये सब एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस आते हैं। जैसे प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जबकि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ये सभी एसआई मात्रक को याद रखिएगा दोस्तों। एक बार में नहीं याद होगा तो वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट कर करके देखिएगा, इससे याद हो जाएगा। और लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष डैश में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD का गठन किया गया। यह 1977 में किया गया था। IFD जो है इसका गठन 1977 में जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब थे उनको कम करने के लिए 1977 में इसकी स्थापना किया गया। इसका जो मुख्यालय है वह रोम इटली में है। याद रखिएगा कि रोम इटली में है। रोम इटली में है और इसकी अभी हाल फिलहाल में 43वीं बैठक हुई है। इस बैठक में भारत को 2030 तक भुखमरी से मुक्त करने के लिए इसका जो विषय था वह था कि 2030 तक भुखमरी को समाप्त करने के लिए इसमें निवेश करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो यह बंग भंग आंदोलन के दौरान हुआ था। बंग भंग आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में, डेट याद रखिएगा 7 अगस्त 1905 में। स्वदेशी आंदोलन के जनक राम सिंह कुका को माना जाता है, इनको भी याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन था वह बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में शुरू हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो रॉलेट एक्ट के जो विरोध में था दोस्तों, उस समय रॉलेट एक्ट जो था 1919 में आया था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और 1919 से 22 से पहले असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो इसको भी याद रखिएगा। चारों ऑप्शन को हम डिटेल में बता दिए। निम्नलिखित में कौन सा संगठन ओलिगोपोलिस्ट के बीच एक अनुबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो यह है आपका ओपेक। ओपेक जो है इनके बीच का सर्वोत्तम उदाहरण है। ओपेक जो है इसकी स्थापना 1960 में हुआ था और यह बगदाद सम्मेलन में हुआ था। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ओपेक की स्थापना किस सम्मेलन में हुआ था? तो बगदाद सम्मेलन में 1960 में हुआ था। 2018 में जब कतर ओपेक से बाहर हो गया, 2018 में कतर जब ओपेक से बाहर हो गया तो इसमें टोटल 13 देश बचे। अभी ओपेक में टोटल 13 देश हैं। यह 13 देशों का संगठन है। निम्नलिखित में किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो यह जो है वह मार्सिलिया जो है इसके जो पौधे होते हैं इसमें जल एवं अन्य पदार्थों के लिए विशिष्ट ऊतक होते हैं। यह जल परिवार का समुदाय का पौधा है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि हिमालय पर्वत को किसमें विभाजित किया जाता है? तो हिमालय पर्वत को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिसे हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक कहते हैं। हिमाचल को हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हिमाद्री और उसके बाद शिवालिक। शिवालिक को हम लोग बाह्य
हिमालय भी कहते हैं। हिमालय के निर्माण में सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत माना जाता है। हिमालय जो है वह नवीन वलित पर्वत है। कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा पर्वत है, तो यह वलित पर्वत है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई 8848 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो इसको भी याद रखिएगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ता है? तो गतिमान एक्सप्रेस जो है वह झांसी से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली को जोड़ता है। ध्यान रखिएगा कि हजरत निजामुद्दीन स्टेशन दिल्ली को जोड़ता है। यह जो गतिमान एक्सप्रेस जो है वह प्रारंभ हुआ था कब दोस्तों? तो 5 अप्रैल 2016 को, याद रखिएगा 5 अप्रैल 2016 को यह प्रारंभ हुआ था और यह झांसी टू निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली को जोड़ता है। इसकी औसत स्पीड की बात करें तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वंदे भारत एक्सप्रेस आने से पहले भारत का सबसे स्पीड से चलने वाला रेलगाड़ी यही था। जब वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च हुआ तब से भारत का जो है सबसे स्पीड से चलने वाला रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलती है। वंदे भारत एक्सप्रेस का पहले नाम ट्रेन 18 था। यह पूछा गया है एनटीपीसी में, याद रखिएगा ट्रेन 18। ट्रेन 18 को वंदे भारत के नाम से जाना जाता है। वंदे भारत को चलाने वाली पहली महिला सुलेखा यादव है, तो उनका भी नाम याद रखिएगा। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो वह है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है वह बीजगणित के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। आर्यभट्ट ने ही, ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट ने ही शून्य का खोज किया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। परिचकली इनमें से किस प्रदेश का जो है कह रहा किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो परिचकली जो है वह लक्षद्वीप का। एक है अट्टम। अट्टम भी लक्षद्वीप का ही जो है वह लोक नृत्य है। तो परिचकली और अट्टम लोक नृत्य जो है वह लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप समूह में टोटल 36 द्वीप हैं, तो इनको भी ध्यान रखना। यह प्रवाल भित्ति द्वीप है, यह भी पूछा जाता है। लक्षद्वीप जो है वह प्रवाल भित्ति द्वीप है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में इनमें से किन अंगों प्रावधानों में को संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो यह है न्यायिक समीक्षा, जुडिशली रिव्यू। इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। नीति निर्देशक की बात करें तो यह आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। इसकी चर्चा संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच किया गया है। मौलिक अधिकार जो है वह यूएसए के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 3 में वर्णन किया गया है और यह 12 से 35 के बीच, आर्टिकल 12 से 35 के बीच इसका वर्णन है। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। तीनों शब्द याद रखिएगा। और स्वतंत्र जो संविधान की प्रस्तावना है तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताइए? तो यह थे गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल जो थे वह प्रथम भारतीय थे जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला था। इन्हें यह पुरस्कार 1937 में मिला था, तो ये भी याद रखिएगा कि 1937 में मिला था। दोस्तों क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्क्रिप्शन को लिखते नहीं है, बोल देते हैं,
क्योंकि बोलेंगे लिखेंगे ना तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, लंबा वीडियो को देखने में असुविधा होगी, इसीलिए जितना हो सके हम बोल के बताने का प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ था? बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ था। यह विलय 2019 में हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की अगर बात करें तो 1921 में बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता और बैंक ऑफ बंगाल का विलय करके इंपीरियल बैंक बनाया गया। याद रखिएगा, इंपीरियल बैंक। और इस इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके नाम बदलकर 1955 में एसबीआई कर दिया गया। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया? यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो 44वें संविधान संशोधन जब 1978 में हुआ तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा के इसे आर्टिकल 301 के तहत एक कानूनी अधिकार लीगल राइट्स के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? यह गुजरात में पाए जाते हैं। कच्छ का रण, कच्छ का जो रण है गुजरात में, इसमें जो है एशियाई जंगली गधे भी पाए जाते हैं। तो यह जो है कच्छ का रण इसमें पाया जाता है। कच्छ का रण कहाँ है? तो गुजरात में है। यह जंगली गधे के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय के बाद नवगठित संसद टीवी के सीईओ का नाम क्या है? तो उस समय के यह करेंट का क्वेश्चन था, रवि कुमार थे। और संसद टीवी के पहले सीईओ थे उत्पल कुमार। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, उत्पल कुमार संसद टीवी के पहले सीईओ थे। वर्तमान में संसद टीवी के अगर सीईओ की बात करें तो रजित पुन्हानी है। इनका नाम याद रखिएगा, रजित पुन्हानी। यह जो है संसद टीवी के सीईओ हैं। विश्व की सबसे गहरी झील डैश है? तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है वह बैकाल झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है जिसकी गहराई 744.4 मीटर है। गहराई याद रखिएगा, 744.4 मीटर है। अगर हम लोग जल की बात करें तो सबसे ज़्यादा पानी कैस्पियन सागर झील में है। कैस्पियन सागर एक झील है दोस्तों, यह सागर नहीं है। तो पानी की अगर बात करें तो पानी की कैपेसिटी के अनुसार सबसे बड़ी झील जो है वह कैस्पियन सागर है। इनमें से कौन सा विकल्प दुर्लभ तापमंडल की स्थिति को दर्शाता है? तो दुर्लभ तापमंडल की स्थिति को स्थल मंडल के नीचे, यह जो दुर्लभ तापमंडल जो है वह स्थल मंडल के नीचे होता है। अभी होता क्या है दोस्तों, तो एक पर भूप्रपट्टी पाया जाता है जिसे स्विग्मा, सॉइल और नीफे कहते हैं। तो सेकंड में भूप्रपट्टी के नीचे जो होता है उसे मेंटल कहते हैं। अब मेंटल जो होता है दोस्तों, मेंटल के ऊपरी भाग को हम लोग दुर्बल तापमंडल कहते हैं। जो मेंटल के ऊपरी भाग होता है इसका विस्तार लगभग अगर हम बात करें तो 400 मीटर के लगभग 400 किलोमीटर के लगभग इसका विस्तार होता है। वायुमंडल के अंतर्गत स्थल मंडल, वायुमंडल जो है उसके अंतर्गत स्थल मंडल जो होता है वो सभी आते हैं। जलमंडल आते हैं, वायुमंडल के अंतर्गत ही स्थल मंडल आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा प्राधिकरण, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो यह अबू धाबी में है।
इसका जो मुख्यालय है वह अबू धाबी में है, याद रखिएगा अबू धाबी। इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसका जो गठन हुआ था वह 26 जनवरी 2009 को हुआ था। 26 जनवरी 2009 को अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुआ था। इसमें सदस्य देश की बात करें तो 163 सदस्य देश हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ये भी याद रखिएगा। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित है? तो यह है भानु प्रताप समिति। भानु प्रताप समिति जो है वह कृषि से संबंधित समिति है। इसका जो गठन किया गया था वह 12 अगस्त 1991 में किया गया था। यशपाल समिति की अगर हम लोग बात करें तो यशपाल समिति जो है वह छात्रों पर पढ़ाई के दौरान होने वाले लोड को कम करने के लिए 1992 में गठित किया गया था। इसको याद रखिएगा, यशपाल समिति 1992 में, यह 91 में हुआ था, 1991 में, और 1992 में यशपाल समिति का गठन हुआ था। यह किससे संबंधित था? तो छात्रों पर पढ़ाई के दौरान पड़ने वाले लोड को कम करने के लिए यशपाल समिति का गठन किया गया था। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ क्या है? यह है ओस्मियम। ओस्मियम जो है वह पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे सर्वाधिक सघन पदार्थ है। ओस्मियम जो है उसका परमाणु संख्या 76 होता है, जबकि परमाणु भार की बात करें तो 190 होता है। ओस्मियम की परमाणु संख्या 76 और परमाणु भार 190 होता है। ओस्मियम की खोज 1804 में हुआ था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 1804 में इसे प्राप्त किया गया था। भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? यह है एस तरंगे। तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी तरंगे, एल तरंगे और एस तरंगे। तो एस तरंग जो होती है वह अनुप्रस्थ तरंग होती है। एस तरंग को सबसे विनाशकारी तरंग भी कहा जाता है। तरंग का जो माप होता है वह रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? यह ग्राफ के माध्यम से बहुलक का पता लगाने के लिए हिस्टोग्राम का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि बहुलक किसे कहते हैं, तो जो सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। यह मैथ का क्वेश्चन है, मैथ में भी बन सकता है इससे। माध्य क्या है? तो माध्य एक प्रकार का जो है एवरेज औसत होता है। किस राज्य सरकार ने मार्च 2021 में अपने राज्य के निवासियों के लिए निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये प्रति माह तक के सकल वेतन वाली नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? यह 2021 का करेंट का क्वेश्चन था। उस समय हरियाणा सरकार जो थी वह राज्य के जो निवासी थे, जो हरियाणा के रहने वाले थे, वहाँ निवास करते थे, उनके लिए 50,000 रुपये प्रति माह तक का, जिनका सैलरी 50,000 रुपये प्रति माह था, उनके लिए जो नौकरी होता था उसमें 75% आरक्षण दिया गया था। उत्तराखंड में इनमें से किस जिले में 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर को फटने की वजह से अलकनंदा नदी पर बना ऋषिगंधा बांध क्षतिग्रस्त हुआ था? तो यह चमोली में, उत्तराखंड के चमोली में यह जो 7 फरवरी 1921 को जो वहाँ ग्लेशियर फटा था, इससे यह बांध क्षतिग्रस्त हो गया था। यहाँ से स्टैटिक जी के याद रखना है कि ऋषि गंगा बांध जो है वह अलकनंदा नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा के दौरान वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो यह दिए थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को ब्रिटिश भारत में जब वह यात्रा कर रहे थे तो वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने के लिए
सलाह दी थे ताकि वहाँ के लोगों को जानिएगा, उनके बारे में जानिएगा, वहाँ के भूमि के बारे में जानिएगा, तब तो आप उनसे लड़ सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही एक लिखा गया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक पुस्तक 1905 में प्रकाशित किया गया था। बिपिन चंद्र पाल की बात करें तो यह लाल बाल पाल के अंतर्गत आते हैं। यह गरम दल के कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। बेमेश चंद्र बिरेंद्र जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था। इन्होंने केसरी और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही केसरी और मराठा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। इनमें कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो यह थे एम अनंत शयन अयंगर। यह जो थे वह दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे। यह 1956 से 1962 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीभी मालगुंकर थे। वह 1951 से 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। 1952 से 56 दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल की आधारशिला किसने रखी थी? तो यह रखे थे हजरत मियाँ मीर जी। यह स्वर्ण मंदिर की आधारशिला को रखे थे। स्वर्ण मंदिर की आधारशिला, स्वर्ण मंदिर बनाने की जो शुरुआत था, स्टार्ट जो था वह 1500, याद रखिएगा 1585 में हुआ था और यह पूरा जो है वह 1604 में हो गया था। 1604 में गोल्डन टेम्पल बन गया था और 1585 में यह शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम सामान्य प्रयोजन नार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूनिट का पूर्ण रूप क्या है? ENIAC। यह है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ENIAC का फुल फॉर्म होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है रोम का फुल फॉर्म, तो रीड ओनली मेमोरी। कभी कभी रैम का पूछा जाता है, CPU का पूछा जाता है, HTTP का पूछा जाता है, तो रैम एक्सेस मेमोरी। तो याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये पूछा जाता है URL यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। ये सब कभी कभी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान का जो हेलमंद का प्रांत है, तो हेलमंद प्रांत जो है वह अफीम की खेती होती है। विश्व का 90% अफीम इसी क्षेत्र में होता है और यहाँ का 95% अफीम का अनलीगल कारोबार होता है। चाय और गेहूं उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है, ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पूना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए थे? तो यह पटाभी सीतारमैया को हराए थे। तो उन्होंने पटाभी सीतारमैया को एक बार हरा दिए तो इन्होंने बोला कि नहीं, गलत तरीके से ये जीत गए हैं, तो दोबारा री इलेक्शन हुआ, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस ने जीत गया। तो इसमें महात्मा गांधी के उम्मीदवार थे पटाभी सीतारमैया। महात्मा गांधी इसी हार के बाद बोले थे कि यह पटाभी सीतारमैया की हार नहीं है, यह मेरी हार है। तो जीतने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था और यह 1939 में किया था।
समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग वर्ष 2023 तक डैश में बन जाएगी। तो वह क्वेश्चन था उस समय करेंट का। तो यह मुंबई में, यह जो है मुंबई के पूर्वी मुंबई क्षेत्र से दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्वी मुंबई क्षेत्र के बीच जोड़ने के लिए बनाया गया है और यह बन भी गया दोस्तों अभी। रोम डैश से बनी होती है। यह एकीकृत परिपथों से बनी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट से। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रोम किससे बना होता है, तो एकीकृत परिपथ से, इंटीग्रेटेड सर्किट से बना होता है। अभी पूछा गया था। रोम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी। 1 mm में कितने किलोमीटर होते हैं, तो यह 0.001 होता है किलोमीटर। mm में पूछा जा रहा है तो इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻⁶ mm होता है। तो आज का सेट में हमारा दोस्तों यह लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही अगर सेट अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा ताकि हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।